नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे सवालों के ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल तो ये कि रशिया और इंडिया साथ मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे थे जिसको पाक FA या Su-57 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? क्या यह प्रोजेक्ट से भारत अलग हो चुका है या अभी भी रशिया और इंडिया दोनों साथ मिलकर इस फाइटर प्लेन को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं? और दूसरा जरूरी सवाल कि क्या Su-57 फाइटर प्लेन दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो कि अमेरिका का F-22 रैप्टर है, क्या उसको Su-57 टक्कर दे सकता है, उसको हरा सकता है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, रशिया और इंडिया साथ मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे थे। Su-57 के नाम से इसे जाना जाता था। भारत में इसको FGFA के नाम से भी जाना जा रहा था। 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बार बार किसी न किसी सोर्स से यह बात सामने आती रहती है कि अभी भी भारत और रूस इस प्रोजेक्ट यानी कि Su-57 प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। अभी यह प्रोजेक्ट चल रहा है। हाल ही में संपन्न हुई एरो इंडिया 2019 समिट में भी रशिया के अधिकारियों ने कहा है कि वे अभी भी भारत के साथ नेगोशिएशंस को लेकर आशान्वित हैं, होपफुल हैं, और उन्हें लगता है कि भारत जल्दी ही इस बारे में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी राय दी थी। इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की थी जिसका यह काम था कि वह इस 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट यानी कि Su-57 या FGFA के बारे में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दे कि भारत इस पर आगे बढ़े या नहीं। इस कमेटी ने इस प्रोजेक्ट में ढेरों खामियां पाई और पाया कि यह प्रोजेक्ट बहुत महंगा है और भारत के अनुकूल नहीं है। उसके बाद 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का ऐलान कर दिया था। ऐसे क्या कारण थे कि एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो कि मल्टी रोल, एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक आदि सभी काम बहुत ही बखूबी कर सकता था, उससे भारत ने अलग होने का ऐलान किया? इसके मुख्य कारण थे, पहला, ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। इस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए रशिया और इंडिया ने यह डिसाइड किया था कि दोनों ही इसके डेवलपमेंट के लिए $6 बिलियन खर्च करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी फोर्स में बड़ी संख्या में इसको खरीद कर शामिल करेंगे। भारत को इस फाइटर जेट से कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे वो अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन यानी M का, जिसके ऊपर वो काफी समय से काम कर रहा है, उसको भी वो आगे बढ़ा सके, उसको भी वो बना सके। लेकिन रशिया इतना पैसा लेने के बावजूद भी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से लगातार मना कर रहा था और उनके जो टेक्नीशियंस थे वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर रहे थे। दूसरा मुख्य कारण रहा अपग्रेड्स। भारत ये चाहता था कि समय समय पर नई टेक्नोलॉजी आने पर पुराने विमानों में किए जा रहे अपग्रेड्स को भारत अपने हिसाब से कर सके। इसके लिए भारत को कई सारी टेक्नोलॉजीज के कोड चाहिए थे, उनके सोर्स चाहिए थे, ताकि वो अपने हिसाब से समय समय पर उसमें बदलाव कर सके। इस बात को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि भारत जो सुखोई 30 MKI जो एक रशियन प्लेन है, उसको भारत में ही उसका निर्माण कर रहा है। अब भारत अगर उसको अपग्रेड करना चाहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि उसको सुखोई से सुपर सुखोई बनाना चाहता है, तो वो भारत खुद नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसे रशिया के ऊपर ही निर्भर होना पड़ रहा है। रशिया को दोबारा से हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसमें कई तरह के अपग्रेड्स होते हैं, जैसे नए किस्म का पावरफुल और लेटेस्ट रडार लगाना, नए एवोनिक्स लगाना, नए किस्म के जैमर लगाना, इंजन अपग्रेड करना, और जो अपने यहां हमने हथियार डेवलप किए हैं जैसे ब्रह्मोस का एयर वर्जन या फिर एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK2, इनको भी अगर भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में अगर अपग्रेड करना चाहता तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे कोड्स रशिया हमें देने को तैयार नहीं है। तीसरा इसका कारण है इसकी कीमत, यानी कॉस्ट पर प्लेन।
भारत को डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में $6 बिलियन देने थे, वहीं रशिया को भी अपनी तरफ से $6 बिलियन लगाने थे। इसके बाद भारत को यह कमिटमेंट भी देनी थी कि वो लगभग 150 विमान खरीदेगा, और रशिया ने भी यही कमिटमेंट की थी कि वो भी लगभग 150 विमान अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदेगा। जब इतनी बड़ी संख्या में यह विमान को बनाया जाएगा तो इसकी लागत बहुत कम हो जाएगी, और यह रशिया और भारत दोनों के लिए ही एक फायदेमंद रक्षा सौदा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रशिया अपने वादे से पीछे हट गया। रशिया जहां 150 विमान खरीदने वाला था, वहां अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 12 ही विमान खरीदेंगे, और भारत 150 विमान खरीदे, जिससे कि ज्यादातर लागत का हिस्सा भारत ही दे। इससे इस विमान की कीमत कहीं अधिक बढ़ जाती, जिसकी वजह से यह एक फायदे का सौदा नहीं रहता। इस कारण भी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट से अलग होना ही ठीक समझा। अगला पॉइंट है स्टेल्थ। स्टेल्थ यानी कि रडार से यह विमान कितनी दूर तक या कितनी देर तक ओझल रह सकता है, यानी कि यह दुश्मन के रडार के कितना नजदीक तक चला जाएगा, तब जाकर दुश्मन का रडार इसको पकड़ पाएगा। जहां Su-57 का निर्माण अमेरिका के F-22 रैप्टर प्लेन के मुकाबले किया जा रहा था, जो कि बहुत ही स्टेल्थी है और उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, वहीं Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन F-22 के मुकाबले काफी ज्यादा है। फ्रंट रडार सेक्शन तो फिर भी कम है, लेकिन जो रियर रडार सेक्शन है, यानी कि पीछे की तरफ का जो रडार सेक्शन है, वो इसके स्टेल्थी डिजाइन ना होने की वजह से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे दूसरे विमान आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं भारत में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी कहा कि इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है उसमें काफी कुछ उन्होंने विकसित कर ली है या वो विकसित कर लेंगे, जिससे स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन यानी कि एमका को बनाया जा सकता है। इस डील के खत्म होने का एक मुख्य कारण सुपर क्रूज भी था। इसमें जो इंजन लगाए गए थे AI-41F1, ये वही इंजन है जो Su-35 प्लेन में भी काफी समय पहले से लगाए जा रहे हैं, यानी कि इसके इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे। F-22 रैप्टर के मुकाबले इसके इंजन कम शक्तिशाली थे। हालांकि रशिया ने बाद में यह भी कहा कि इसके लिए एक नए किस्म का इंजन आइडियली 30 को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 107 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और 176 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर बर्नर के साथ। लेकिन यह इंजन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है और इसके अभी टेस्ट चल ही रहे हैं। इस डील के कैंसिल होने का एक और मुख्य कारण रहा FGFA के अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन का ना होना। भारतीय इंजीनियरों ने Su-57 के प्रोटोटाइप में भारत के मुताबिक 43 बड़े अपग्रेड्स करने को बोला था, लेकिन रशिया इन अपग्रेड्स को करने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से यह प्लेन पूरी तरीके से भारत के अनुकूल नहीं बन पा रहा था। इन्हीं कई कमियों और खामियों की वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको भारत के उपयुक्त नहीं माना और इस डील को रद्द करने का यानी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। भारत अब अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एमका के ऊपर कार्य कर रहा है। इसके बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कि 2025 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट कर ली जाएगी, जिससे कि हम इसकी कमियों को दूर करके इसमें और सुधार कर सकें। अब बात करते हैं Su-57 अमेरिका के F-22 रैप्टर प्लेन के सामने कहां ठहरता है। अगर बात की जाए तो Su-57 में एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की वजह से यह बहुत ही अच्छे कोबरा मैन्यूवर कर सकता है, बेल मैन्यूवर कर सकता है, साथ ही यह फ्लैट रोटेशन कर सकता है, जिससे कि बहुत कम ही एल्टीट्यूड लॉस होता है। इसके अलावा ये सुपर क्रूज कर सकता है और इसकी क्लाइंब रेट जो है वो 350 मीटर पर सेकंड है, जो कि F-22 रैप्टर से कहीं ज्यादा है। यानी कई मामलों में ये F-22 रैप्टर से काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें 70 से 90 नैनोमीटर की मोटाई की मेटल ऑक्साइड एक लेयर लगाई गई है, ताकि ये अलग अलग किस्म की रडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ सके। वहीं अगर स्टेल्थ डिजाइन की बात करें तो F-22 वास्तव में
इकलौता 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो कि पूरी तरीके से स्टेल्थ के लिए ही डिजाइन किया गया है। सामने की तरफ से या साइड की तरफ से या एग्जॉस्ट गैसेस की तरफ से किसी भी तरीके से वो पूरी तरह से स्टेल्थ के लिए ही डिजाइन किया गया है। साथ ही उसके इंजन उसको सुपर क्रूज करने की पावर देते हैं। जहां Su-57 Su-35 वाले इंजनों से ही उड़ रहा है जिससे उसे मैक 2 की ही स्पीड मिल पाती है, वहीं F-22 2.3 मैक की स्पीड से उड़ सकता है। वहीं सुपर क्रूज करने की बात आए तो Su-57 जहां 1.6 मैक की स्पीड पर ही सुपर क्रूज कर सकता है, वहीं F-22 1.8 मैक की स्पीड तक भी सुपर क्रूज कर सकता है, यानी कि इस स्पीड तक भी उसे आफ्टर बर्नर जलाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर बर्नर ऑन करने की जरूरत नहीं है। दोनों के ही रडार की बात करें तो Su-57 में N036 बॉयल का रडार सिस्टम लगा हुआ है। L402 हिमालयाज इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा हुआ है जो कुछ मामलों में F-22 रैप्टर से कहीं ज्यादा एडवांस हैं। वहीं F-22 ज्यादा स्टेल्थी है। F-22 के कम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छे हैं। F-22 का नेविगेशन सिस्टम भी काफी अच्छा है। F-22 में इस्तेमाल की जा रही मिसाइलें काफी प्रूवन हैं। ज्यादातर मामलों में Su-57 और F-22 रैप्टर एक दूसरे के सामने बराबर ताकतवर हैं, लेकिन जो बात F-22 को अलग बना देती है वो ये कि वो ज्यादा पावरफुल है, साथ में वो ज्यादा स्टेल्थी है। यानी कि जब तक Su-57 F-22 रैप्टर को रडार के ऊपर लॉक कर पाएगा, उससे पहले ही F-22 Su-57 को देखकर उसके ऊपर मिसाइल दाग सकेगा। हर मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरे बहुत सारे सिस्टम्स हैं Su-57 में जो उसे F-22 से भी एडवांस बनाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत ने इसको क्यों नहीं लिया, तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि भारत एक प्योर स्टेल्थ विमान चाहता था जैसा F-22 रैप्टर है, जबकि जो उसे मिल रहा था Su-57 वो एक ऑलराउंडर मिल रहा था जो कि एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन है और स्टेल्थ ही कम है। अगर एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन की बात करें तो उसके लिए पहले से ही भारत के पास 250 से ज्यादा संख्या में सुखोई 30 MKI है, तो भारत को इतनी बड़ी संख्या में एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत ने इस डील को कैंसिल करके ठीक किया है? क्या भारत को एमका के ऊपर ही अपना सारा ध्यान देना चाहिए या भारत को अभी भी रशिया के साथ इस डील के ऊपर बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी Su-57 को भारत के लिए खरीदना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।